चलो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे हम और लास्ट क्लास में विधानसभा का टॉपिक पढ़ा था, है ना। विधानसभा, कितनी विधानसभाएं हैं भारत में? 28 प्लस दिल्ली प्लस पौंडीचेरी। इन दोनों के आर्टिकल भी हमें पता है, 69 और 70। यूटी से जुड़ा आर्टिकल भी हमें पता है, 239, ए और ए बी। ये सब हम डिटेल से पढ़ चुके। विधानसभा के जितने मेंबर्स होंगे वो कितने से कितने के बीच में, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं जो तुम पढ़ चुके हो, 40 वाले और 30 प्लस 3 वाले, 32 वाले ना, एक्सेप्शनल हैं। बाकी इतने से इतने के बीच में दिल्ली 70 पर बैठा है और 403 पर यूपी, प्लस अपने अपने सब लोग राज्य याद रख लेना, ठीक है। विधान परिषद की हमने बात की थी और विधान परिषद आज हमें कंप्लीट करना है। मैंने उस दिन भी बताया था 1/6, 1/3, 1/3, 1/12, 1/6 हैं मनोनीत, अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स, और इनको बनाने वाला आदमी है राज्यपाल। ये एमएलए ने बनाए हैं, कहलाते हैं एमएलसी। अपने से अलग होंगे, एमएलए नहीं होंगे, एमएलए से अलग होंगे। ये होंगे नगर निगम, नगर पालिका, बिजली बोर्ड, जल बोर्ड, इनसे भेजे गए, मतलब ये लोग बना के भेजेंगे। 1/12 होंगे टीचर्स, 3 साल से कम मिडिल के स्कूल में पढ़ा रहे हो, और 1/12 स्टूडेंट्स भेजेंगे जिन्होंने 3 साल की ग्रेजुएशन 3 साल पहले कर ली हो। यही तो था ना विधान परिषद। परिषद में ज्यादा ताकत नहीं होती और परिषद को बनवाती है खुद विधानसभा। विधानसभा एक कागज पारित करती है कि ऐसे ऐसे हमें अपनी हेल्पिंग हैंड विधान परिषद चाहिए। ये भेज देती है लोकसभा और राज्यसभा, दोनों पारित कर देती हैं, और इनके पारित करने के बाद उस राज्य में विधान परिषद बन सकती है। जिस राज्य में बनेगी वहां कम से कम विधान परिषद में 40 और ज्यादा से ज्यादा 1/3, 1/3 किसका? एमएलएस का। इनके बीच में मेंबर्स मिलेंगे। और आज की डेट में आपके देश में सिर्फ 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। बस लोकसभा राज्यसभा की तरह विधानसभा विधान परिषद कानून बना सकती हैं। किस लिस्ट पर? राज्य सूची पर। पहले विधेयक 2 तरह के हमें अच्छी तरह पता है, एक साधारण और एक धन। धन सिर्फ विधानसभा में पेश होंगे, विधान परिषद में पेश नहीं होंगे। सिर्फ धन विधेयक को ये 14 दिन रोक पाएगी, और साधारण को पहले 3 महीने और बाद में 1 महीना, यानी कितने मंथ्स हो गए। किसी भी कंडीशन में इनकी क्या नहीं बैठेगी, यानी हर जगह किसकी चलती होगी? ये चाहे तो परिषद को बनवा दे, ये चाहे तो परिषद को खत्म करवा दे। एग्जाम्पल हैं बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, ठीक है। ये सब कुछ हमें आता ही है। जल्दी से किताब उठाओ, ये सब मैंने लास्ट क्लास में भी पढ़ाया था। टिक मार्क कर लें ताकि हमें पढ़ना आसान दिखे। पेज नंबर 177 पूरा था, 78 भी। शक्तियां पढ़ ली थी, ठीक है। राज्य विधान परिषद पर आ जाओ। ये कूलर बंद कर दो, आज तो आबादी वैसे भी कम है। कम मतलब ऊपर नीचे 3-4 जगह क्लास चल गई ना। चलो राज्य विधान परिषद पे आओ। राज्य में विधानमंडल के उच्च सदन को परिषद कहते हैं, इसको टिक कर लो, उच्च सदन परिषद। 169, किसी राज्य की विधानसभा विधान परिषद का सृजन करवा सकती है या समाप्त करने के लिए, यानी परिषद किसकी दया से बनेगी? विधानसभा के। पहली बात तो ये, इसको टिक कर लो। सृजन मतलब बनाना, और समाप्त करने के लिए फिर पढ़ो, कुल सदस्य संख्या के बहुमत और मत देने वाले और प्रेजेंट मेंबर्स के 2/3 बहुमत द्वारा। इसको टिक कर लो। कुल का बहुमत हो, यानी 50% से ज्यादा, और जितने प्रेजेंट हैं वोट डाल रहे हैं उनका 2/3 प्रस्ताव पारित कराती है। संसद विधान परिषद के सृजन अथवा समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाती है। तो किसकी हामी जरूरी है? संसद, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और
लेकिन कागज किसने चलाया? विधानसभा। यही खत्म करने का कागज भी चलाएगी। नेक्स्ट चेक कर लो, वर्तमान में कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अगली लाइन काट दो, जम्मू कश्मीर अब पुरानी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट सिर्फ पढ़ेंगे। 13 में केंद्र सरकार ने राजस्थान में परिषद के गठन को के प्रस्ताव को हरी झंडी दी। अब तक तो बना नहीं, यानी ये मर्जी है विधानसभा की, बनवाएं चाहे ना बनवाएं। संरचना पे आ जाओ। प्रत्येक राज्य की विधान परिषद के सदस्य क्या कहलाते हैं? ये लोग MLC, लिख लो यहाँ, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, MLC। फिर टिक करना, सदस्यों की संख्या उसकी विधानसभाओं के सदस्यों की संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं होगी। किसी भी दशा में सदस्य संख्या 40 से कम नहीं। तो कितने से कितने के बीच में? 40 से 1/3। किसका 1/3? MLAs का, ये कहलाएंगे MLC। नेक्स्ट पे टिक करना, सदस्यों का निर्वाचन और मनोनयन। विधान परिषद के कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य निर्वाचित और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत। ये कैसे कह रहे हैं 5/6? किसको प्लस कर रहे हैं? ये अभी जो मैंने लिखा था ना, किसको कह रहे हैं ये? इसको इनको चारों को ऐड कर लो। ये निर्वाचित ही तो है, चाहे इनडायरेक्ट सही, भाई टीचर्स ने, बच्चों ने, बच्चों मतलब बड़े ग्रेजुएट्स ने, और यहाँ नगर निगम और MLA, ये सब इलेक्शन के थ्रू भेजते हैं। सिर्फ ये क्या कहलाते हैं? मनोनीत हैं। तो वही बात कह रहे हैं, ये 5/6 जो है वो निर्वाचित और 1/6 मनोनीत। तो जब नहीं समझेगा उसको लगेगा 5/6 तो पढ़ा ही नहीं। क्या 5/6? 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, वो टोटल का था। अब अगर 6 पार्ट है तो उसमें से कितने मनोनीत हैं? 1/6, बाकी सारे तो इलेक्टेड ही हैं, इनडायरेक्ट। अगले पेज पे आ जाओ। विधान परिषद के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, डबल टिक कर लो, अप्रत्यक्ष, क्योंकि तुम्हें और मुझे पता नहीं चलता, निर्वाचित होते हैं और ये चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होते हैं। ये नाम हमने कई जगह पढ़ा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और अब विधान परिषद। ऊपर ये लाइन में लिख लो, लिखो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेम यही तो नाम था, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद। राष्ट्रपति कॉमा उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद की सेम पद्धति है। क्या नाम है इसका? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड, समानुपात, एक ही बात है वो। इसके बाद आ जाओ, विधान परिषद का निर्वाचक मंडल 5/6 कैसे आएंगे? इनडायरेक्टली इलेक्टेड, और 1/6 मनोनीत हैं। पहला पॉइंट टिक करना। स्थानीय संस्थाओं का निर्वाचक मंडल, नगर पालिका, इसके मेंबर भेजेंगे, जिला परिषद और अन्य स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों द्वारा 1/3 सदस्य, बस टिक कर लो, नगर पालिका, जिला परिषद 1/3। फिर आ जाओ, विधानसभा का निर्वाचक मंडल, मतलब MLA MLC को बनाएंगे। कुल संख्या के 1/3 सदस्य का निर्वाचन विधानसभा के सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से करते हैं जो MLA ना हो। तो क्या एक आदमी MLC MLA इकट्ठा हो सकता है? एक से त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट कर लो, अध्यापकों का निर्वाचक मंडल 1/12 ऐसे अध्यापक जिन्हें माध्यमिक पाठशाला, ये इससे उच्च शिक्षण संस्थान में कितने साल का अनुभव हो? 3 साल का, कम से कम 3 साल। नेक्स्ट करो, ग्रेजुएट्स का निर्वाचक मंडल, कुल सदस्यों के 1/12 भाग ऐसे स्नातकों द्वारा जिन्हें स्नातक परीक्षा पास किए हुए 3 साल हो गए। कौन सी स्नातक की? इन्होंने 3 साल वाली, यहाँ लिख लो 3 इयर्स वाली ग्रेजुएशन चाहिए, क्योंकि कई राज्यों में 2 साल की भी होती है। 3 साल की ग्रेजुएशन, तो 3 साल नौकरी को हो गए, 3 साल पास किए हो गए, तो आप एलिजिबल हैं। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, ऊपर जितने थे वो सारे क्या थे? निर्वाचक लिखा है, देखो इसका मतलब कितने निर्वाचक हैं? 5/6, और अलग अलग बांटे तो 1/3, 1/3, 1/12, 1/12, बीच का 1/6 इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड है। टिक कर लो। राज्यपाल द्वारा मनोनीत, कुल संख्या के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा उन व्यक्तियों में से मनोनीत किए जाते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष रुचि रखते हों। राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के औचित्य को लेकर कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई ये कैसे एक्सपर्ट है। जिसको राज्यपाल ने बैठा दिया उसको मान लो कि वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। आप हाई कोर्ट में जाके नहीं कहोगे कि नहीं जी मैं तो इसको एक्सपर्ट नहीं मानता। ये लाइन इसी बारे में है कि इसके औचित्य पे आप सवाल नहीं कर सकते।
खुली मतदान व्यवस्था में सिर्फ सेकंड पॉइंट हमारे काम का है। इस संशोधन ने राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले, अंडरलाइन करना, परिषद का चुनाव लिखो एमएलसी का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी। एमएलए बनना है तो उस राज्य का आपको मेंबर होना चाहिए, मतलब आपका आधार कार्ड नंबर वहीं का हो, अगर आपको क्या बनना है, एमएलए। लेकिन अगर आपको एमएलसी बनना है ना, तो महाराष्ट्र का आदमी आके कहाँ का एमएलसी बन गया, हरियाणा का। इसको समझ रहे हो तुम, ये क्या है, ये है चालाकी। अपना कोई आदमी हार गया और लगता है कि इसको हम भेज दें कहीं ना कहीं, एमएलसी बना दें, तो क्या कह दिया कि जहां का आदमी है, जरूरी नहीं वहां महाराष्ट्र का आदमी कहाँ का एमएलसी बन जाएगा। क्या ये ठीक है, ये तुक ठीक है कि भाई महाराष्ट्र के आदमी को हमारी दिक्कत क्या पता, या मान लीजिए कोई बिल्कुल केरला से उठा के और उसको हरियाणा का एमएलसी बना दें, तो ये लॉजिकली भी ठीक नहीं है। उसको ना हमारी दिक्कतें पता, ना कुछ समझ सकता, लेकिन ये इनकी बैकडोर एंट्री है ना, कहीं से उठा के कहीं पहुंचा दो, किसी को कहीं से कुछ भी बना दो, क्योंकि इसमें ना आपकी ना मेरी कोई सीधी सहभागिता, ना कोई जवाबदेही। तो ये टिक कर लो। राज्य विधान परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दिया। कोई भी कहीं से एमएलसी बन सकता है। एमएलसी हमेशा बैकडोर ही होते हैं, कोई अच्छा ऐसा नॉर्मल आदमी नहीं बन पाता। विधान परिषद की अवधि पे आ जाओ। राज्यसभा कितने साल में रिटायर हुए थे वो लोग, 1/3। कितने साल बाद, 2 साल। जिसको काम करते हुए कितने साल हो गए, 6। ऐसा राज्यसभा कैसे कर पाई थी बताना, तुम्हें मैंने डिटेल में समझाया था। इलेक्शन कब हुए थे, 52। ये थी फर्स्ट राज्यसभा। फिर क्या हुआ था, लॉटरी डलवाई थी 1954 में 1/3, और फिर 1956 में 1/3। 58 में नहीं डलवानी पड़ी, 52 वाले हट गए, और उसके बाद नए नए आते गए, क्योंकि 58 के बाद 60 में इनके, 1960 में इनके 6 साल हुए, फिर 62 में। तो कितने कितने साल बाद हटते चले गए, 2 साल बाद। कितने लोग, 1/3। जिनको काम करते हुए 6 साल पूरे हो गए। सेम ऐसा इसने किया। देखो, विधान परिषद की अवधि टिक करना। विधान परिषद एक स्थायी संस्था है, राज्यपाल विघटित नहीं कर सकता। लिखो, केवल समाप्त होती है, टूटती नहीं है, ये केवल समाप्त हो सकती है। और कौन समाप्त करेगा बताना, बनवाई किसने थी, विधानसभा ने ना, कागज लिख के। अब हटवाने का कागज भी कौन लिखेगी, विधानसभा। तो राज्यपाल नहीं तोड़ सकता, परमानेंट है। विधान परिषद के 1/3 सदस्य, टिक कर लो, प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति यानी तीसरे वर्ष शुरू होने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और उनके स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन। इनको कितने साल हो गए काम करते हुए, 6 साल। लिख लो, काम करते हुए 6 वर्ष पूरे, वही हटता है जिसके 6 साल हो जाते हैं काम करते हुए। हाँ बिल्कुल, कोई कितनी बार बन जाओ। आपके देश में एमएलए, एमपी, एमएलसी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई लिखित में है ही नहीं, बनते रहो। कितनी बार आपने पढ़ा तो है कि 6 बार बना, 7 बार पढ़ा, ऐसे तो पॉसिबल है। नेक्स्ट टिक कर लो। इस प्रकार विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल का हुआ, 6 साल। दोबारा इलेक्शन से ही आ सकता है, चाहे 20 साल बैठा रहे। नेक्स्ट पे आओ, पदाधिकारी। इन सबको मैनेज करने के लिए कौन होता होगा, देश में कौन था, सभापति। तो यहाँ भी कौन होगा, सभापति। बस एक अंतर है, राज्यसभा का सभापति पहले से हमें पता था कि कौन होगा, भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का याद है आर्टिकल कौन सा था, 11-11 के अंतर पे 52 था, 63 था, 74। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। यहाँ मंत्री परिषद का मुखिया लिखा हुआ था, यहाँ लिखा था उपराष्ट्रपति। फिर 64 में लिखा उपराष्ट्रपति ही क्या होगा, सभापति। और 65 में लिखा अगर कोई अजीबोगरीब घटना घट गई, असमय मृत्यु हो गई, तो फिर वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। बिल्कुल सारी वही बातें हैं, ये टिक कर लो। पदाधिकारी। विधान परिषद अपने सदस्यों में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करती है। अगला पढ़ लो। सभापति, उपसभापति तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे सदन के सदस्य होते हैं। अगला भी टिक कर लो। विधान परिषद की 1 साल में 2 बैठक आवश्यक है, और 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। सेम बातें हमने कहाँ पढ़ी हैं, राज्यसभा में, सब कुछ सेम है। नेक्स्ट टिक करना। विधान परिषद की गणपूर्ति। गणपूर्ति हमेशा कितनी होती है, 1/10, हमेशा 1/10। कुल सदस्यों का 1/10। इसके बाद विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताओं पे आओ। पहला पॉइंट तो सब जानते हैं, भारत का नागरिक। सेकंड टिक कर लो, 30 वर्ष की आयु। सेम किसकी थी,
राज्यसभा। तो 25 25, 30 30, 35 35 सबको याद है ये। 25 किसकी थी? सबसे छोटी उम्र 21 साल है, कहाँ की? पंचायत। इसकी बराबरी पे कोई नहीं है। इसके बाद 25 25 यह है लोकसभा विधानसभा, 30 30 राज्यसभा विधान परिषद, 35 के 3 हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। आपके देश में जजेस की कोई एज नहीं है, जजेस की मैक्सिमम एज है, इनकी मैक्सिमम नहीं है, इनकी कह दी मिनिमम। लेकिन जब जजेस की बात होगी तो वहां मैक्सिमम की बात करेंगे, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस मैटर करता है। इनके किसी एक्सपीरियंस की, किसी पढ़ाई लिखाई की किसी को कोई जरूरत नहीं है, तो बस एज मिनिमम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें आ गया 30 वर्ष की आयु। और अगला पढ़ लो, संघ या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद कहाँ लिखा हुआ है? लाभ का पद कहीं नहीं लिखा। लाभ का पद कौन डिसाइड करेगी? संसद। और संसद ने कह दिया, ना राष्ट्रपति, ना उपराष्ट्रपति, ना एमएलए, ना एमपी, ना एमएलसी, कोई नहीं है। तो लाभ का पद कौन सा है? सरकारी नौकरी, किसी भी फॉर्म की, चाहे चपड़ासी है, वो लाभ का पद है। ये टिक कर लो, लाभ का पद। यहां लिख लो, संविधान में वर्णित नहीं है। संविधान में वर्णित नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो दिमाग वहां ना दौड़ा पाए हम कि भाई संविधान में है कि नहीं है। क्या माइनॉरिटी संविधान में लिखी है? नहीं। माइनॉरिटी कौन बताता है? सुप्रीम कोर्ट। ये ऊपर एक लाइन में लिख लो, लिखो, न लाभ का पद न अल्पसंख्यक संविधान में दिए गए हैं। न ही लाभ का पद और न ही अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में दी गई है। न ही लाभ का पद और न ही माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक की परिभाषा संविधान में दी गई है। तो संविधान में तो नहीं दिया, तो लाभ का पद किसने बना लिया अपने आप? लाभ का पद यहां लिख लो, लाभ का पद संसद डिसाइड करेगी और अल्पसंख्यक सुप्रीम कोर्ट। लाभ का पद संसद, लाभ के पद का निर्णय संसद करेगी और अल्पसंख्यक का निर्णय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। इसके बाद अगला देखना, ऐसी अन्य योग्यताएं होना जो संसद द्वारा निर्मित किसी विधि के अंतर्गत निर्धारित। तो फॉर्मेलिटी। विधान परिषद की शक्तियों पे आ जाओ। क्या ये कानून बना सकती है कि नहीं? क्या ये किसी कानून को बनाने के लिए विधेयक ला सकती है? दो तरह के विधेयक होते हैं, एक गैर सरकारी और एक सरकारी। अब ध्यान से सुनो, सरकारी सिर्फ और सिर्फ कोई मंत्री लाएगा और सिर्फ विधानसभा में लाएगा। गैर सरकारी कोई भी सदस्य ले आएगा, वो सदस्य एमएलए भी हो सकता है और एमएलसी भी, मंत्री की जरूरत नहीं है। और ये विधानसभा में भी आ सकता है और विधान परिषद में भी। अगर धन विधेयक है तो सिर्फ ये यहाँ आएगा, और अगर साधारण विधेयक है तो परिषद में। अगर विधान परिषद 3 चरणों को क्रॉस करते हुए विधेयक को पारित कर देती है, पास कर देती है, पहले पेश फिर बहस फिर पास, और ये विधानसभा के पास पहुंचाती है और विधानसभा क्रॉस कर देती है, कोई संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। इसने मना कर दिया मतलब ये भूल जाओ कि कुछ था। उल्टा करें, विधानसभा ने 3 चरणों से पास किया, किसके पास गया? विधान परिषद। इसने उसको 3 महीने तक रोक के रखा, तो ये क्या करेंगे? ये दोबारा कहेंगे कि अब मान लो इन्होंने फाइल दी नहीं, तो ये दोबारा अपनी फाइल में अगर इनको ठीक लगेगा तो चेंज करेंगे, नहीं ठीक लगेगा एज इट इज फाइल वापस दे देंगे कि देखो दोबारा आ गई। दोबारा आने के बाद 1 महीने अगर तुमने साइन नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइल सीधी कहाँ जाएगी? राज्यपाल। और राज्यपाल भी या तो पहली बार में साइन कर दे, और अगर उसको गड़बड़ लगती है तो बाध्य नहीं है, वो राष्ट्रपति के लिए कह देगा जी मैंने कर लिया आरक्षित और मैं इस फाइल पे राष्ट्रपति के साथ डिस्कस करूंगा, मुझे गड़बड़ की फाइल लग रही है। इस मामले में ये सेफ हो गया। क्या राष्ट्रपति ऐसे कह सकता था? क्या राष्ट्रपति कौन सी बार में बाध्य था? 2nd टाइम में। लेकिन ये क्या कह सकता है कि मैं इसको आरक्षित कर रहा हूं और मैं राष्ट्रपति से डिस्कस करके इस पे साइन करूंगा, तो थोड़ा सा फायदा है वहां। वैसे 99.9% साइन कर दिए जाते हैं। चलो पढ़ ले, विधान परिषद की शक्तियां। तो पहला पॉइंट देखो, साधारण विधेयक विधान परिषद में भी प्रस्तावित किए जा सकते हैं। 2 ही विधेयक हैं, तो धन या तो साधारण। आगे पढ़ लो बस। साधारण विधेयक को विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होता है। अनुच्छेद 197 सिर्फ रीड करेंगे।
के अनुसार यदि कोई विधेयक विधानसभा से पारित होने के बाद विधान परिषद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है या परिषद विधेयक में ऐसे संशोधन करती है जो विधानसभा को स्वीकार्य नहीं होते या परिषद के समक्ष विधेयक रखे जाने की तिथि से, इसको टिक कर लो, 3 माह तक विधेयक पारित नहीं किया जाता तो विधानसभा उस विधेयक को पुनः स्वीकार करके विधान परिषद को भेजती है और तब विधान परिषद को 1 महीने के अंदर उस विधेयक को स्वीकार करना होता है। इस प्रकार परिषद किसी साधारण विधेयक को केवल 4 महीने तक रोक सकती है। विधान परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती। कौन समाप्त कर सकती है? विधानसभा। परिषद ने भेजा, सभा को पसंद नहीं आया तो क्रॉस, बात मत करना। लेकिन सभा ने भेजा कितने महीने? 3 महीने। 3 महीने तक हम फिर दोबारा एक बार भेज रहे हैं। अब कितने महीने? 1। अब भी पास नहीं किया तो हम सीधे राज्यपाल के पास भेजेंगे। नेक्स्ट चेक कर लो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि परिषद किसी विधेयक को समाप्त नहीं कर सकती, उसकी इतनी औकात नहीं है। परिषद सिर्फ भेज सकती है, वो भी कौन सा विधेयक? साधारण। साइन किसके कंपलसरी है? विधानसभा के। वित्तीय शक्तियों पे आ जाओ। विधान परिषद में वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। डबल टिक कर लो, वित्त विधेयक नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर कहाँ पेश किए जाएंगे? विधानसभा में। अगला पढ़ लो। विधान परिषद राज्यसभा के समान वित्त विधेयक को केवल 14 दिन की अवधि के लिए विलंबित कर सकती है, रोक सकती है। खत्म कर सकती है क्या? ये साधारण को भी खत्म नहीं कर सकती। साधारण को कितने महीने रोक पाएगी? पहले 3 महीने और फिर 1 महीना। फाइनली इसके हाथ में नहीं है पावर। नेक्स्ट चेक करना। कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य का विधानमंडल निम्न सदन अर्थात विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। टिक कर लो। जो तुमने एमएलए बनाए हैं वो कहाँ आंसर करेंगे? विधानसभा या विधान परिषद? सभा में, क्योंकि वो तुमने बनाई है। परिषद में कोई आंसर नहीं करेगा। नेक्स्ट पढ़ लो। विधान परिषद के सदस्य, लिखो एमएलए। विधान परिषद, ये सॉरी एमएलसी। एमएलसी केवल प्रश्न पूछकर और विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रिमंडल के कामों की जांच और आलोचना कर सकते हैं। क्या ये ऐसा कह सकते हैं कि तुम सरकार गिरा दो और तुम भाई इस्तीफा दो? ये कोई नहीं है ऐसा बोलने वाले, सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। अगला टिक कर लो। विधान परिषद मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव भी पारित नहीं कर सकती। ऐसा कौन कर सकती थी देश में? देश में लोकसभा। और यहाँ कौन करेगी? विधानसभा। विधान परिषद बात ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट चेक कर लो। राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल विधानसभा के ही निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। परिषद के सदस्यों की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं है, यानी एक का भी न्योता नहीं आता जब किसका इलेक्शन होता है। हाँ, क्या विधानसभा को बुलाते हैं? सारी विधानसभा जाती है सिवाय मनोनीत। क्या आप मनोनीत हैं? अब तो मनोनीत रह ही नहीं गए, अब तो एक्सपर्ट्स रह गए, बस मनोनीत हटा दिए। विधि निर्माण प्रक्रिया पे आ जाओ। सेम वही प्रोसेस होगा जैसा किसका था? लोकसभा। लोकसभा का प्रोसेस याद है? 2 तरह के विधेयक, साधारण और धन। धन कहीं भी कोई भी नहीं पेश कर सकता, केवल मंत्री, केवल लोकसभा। साधारण को मंत्री भी, सांसद भी, लोकसभा भी, राज्यसभा भी। फटाफट से पढ़ेंगे। विधानसभा के किसी सदन के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाली विधायी प्रस्ताव विधेयक कहलाते हैं। सिर्फ पढ़ लो। विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, इसको टिक कर लो। साधारण और धन, ऑर्डिनरी और मनी बिल्स। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। पहला पॉइंट पढ़ो। साधारण सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया हुआ विधेयक व्यक्तिगत सदस्य विधेयक, प्राइवेट मेंबर बिल। और मंत्री परिषद की ओर से उसके सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक गवर्नमेंट बिल कहलाता है। तो प्राइवेट बिल कौन सा हुआ? जो किसी ने, इतने सारों में से किसी ने, जो कि मंत्री नहीं थे। और अगर मंत्री पेश करेगा तो वो साधारण है। यानी एमएलए पेश कर रहा है तो, या एमएलसी करे तो साधारण, लेकिन वो एमएलए जो मंत्री बन गया वो पेश करे सरकारी बिल है। नेक्स्ट पढ़ लो। प्रत्येक विधेयक के पारित होने के लिए, अंडरलाइन करना, प्रत्येक सदन में उसके 3 वाचन होने आवश्यक है। वाचन तुम्हें याद है? पहले क्या हुआ था? पेश किया, फिर बहस हुई, फिर याद करो कमेटी के पास भेजा था, फिर प्रतिवेदन आया था, रिपोर्ट, फिर तीसरा वाचन और फाइनली वो पारित कर दिया था। इसके बाद अगला देखना। तो 3 वाचन जरूरी हैं। साधारण विधेयक की प्रक्रिया पढ़ लो। साधारण विधेयकों को विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर यहाँ धन लिख दें तो केवल विधानसभा। अगला टिक करना। साधारण विधेयक विधानमंडल के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी इसमें मंत्री होना या सभा होना जरूरी नहीं है।
नेक्स्ट पढ़ लो। इसके बाद विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है। अंडरलाइन करना, जिन राज्यों में विधानमंडल का एक सदन हो तो विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है। फिर पढ़ लो, दूसरे सदन में विधेयक उन्हीं चरणों या अवस्थाओं से होकर गुजरता है जिन चरणों से होकर विधेयक पहले सदन में गुजरा था, तो वही 3 चरण। फिर पढ़ लो, यदि विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधान परिषद से पारित कर विधानसभा को भेजा जाता है। और जब, अंडरलाइन करना, विधान परिषद भी विधेयक को पारित कर देती है तब उसे राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है। ये पहले किसने पेश किया? विधान परिषद ने। ऐसा हो सकता है विधानसभा मना कर दे? बिल्कुल। क्या विधान परिषद मना कर सकती है? उसको इतनी हिम्मत नहीं दे रखी, क्योंकि मेन काम विधानसभा करती है, परिषद नहीं। नेक्स्ट पढ़ना, राज्यपाल की अनुमति, इसको अंडरलाइन कर लो। राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो जाने पर विधेयक कानून बन जाता है। यदि विधेयक को विधानसभा अस्वीकार कर देती है तो वहीं समाप्त हो जाता है। बहुत काम का पॉइंट है, डबल टिक कर लो। विधानसभा मना कर दे शुरू में तो विधेयक समाप्त। क्या विधान परिषद कह सकती है कि तुम्हें क्या मतलब है, हम तो इस पे साइन कराएंगे? परिषद दिखावटी है, सभा मेन ताकतवर है। नेक्स्ट टिक करना, कोई साधारण विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे विधानसभा द्वारा पारित कर देने पर विधान परिषद को भेजा जाता है। अगर परिषद पारित करती है तो किसके पास जाता है? अगर विधानसभा कह दे कि हम साइन नहीं करते तो? और अगर सभा पारित करके परिषद के पास भेजे तो 3 महीने, फिर दोबारा भेजे 1 महीना, 4 महीने बाद साइन राज्यपाल कर देगा। नेक्स्ट पढ़ लो, विधान परिषद विधेयक को पारित कर देती है तो बिल राज्यपाल की अनुमति से एक्ट बन जाता है। किंतु यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को, अंडरलाइन करो, अस्वीकार कर देती है या विधेयक को पारित किए जाने की तिथि से 3 माह तक पारित नहीं करती या विधेयक में ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत नहीं है, तो विधानसभा विधेयक को उसी या उसके बाद के सत्र में संशोधन करके या बिना संशोधन के, अंडरलाइन कर लो, पुनः पारित कर विधान परिषद को भेज सकती है। यदि विधान परिषद विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है या पारित किए जाने की तिथि से 3 माह तक फिर से पारित नहीं करती, मतलब दूसरे सेशन में, या विधेयक में ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत, यहाँ 3 को 1 बनाओ क्योंकि दूसरी बार आया ना, पहली बार 3 है, दूसरी बार में 1 कर लो, ये टाइपिस्ट की गड़बड़ है। 1 माह तक पारित नहीं करती या ऐसा संशोधन करती है जिससे विधानसभा सहमत ना हो तो, आगे आ जाओ अगले पेज पर, काम का पॉइंट है, अंडरलाइन करो। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित समझा जाता है जिस रूप में विधानसभा ने दूसरी बार पारित कर दिया। इसका मतलब ये किसकी बेइज्जती है? अब विधान परिषद की। इसकी इज्जत किस बात में है कि पहली बार आया और चुपचाप उसको पारित कर दे। अगर नहीं करना कितने महीने रोक सकती है? 3 महीने। मान लो इसने कहा भाई 2 पॉइंट बदल लो, कागज किसके पास गया? सभा ने कहा नहीं बदलने, कितने महीने रुकेगी? 1 महीने। अब ये 4 महीने में अगर साइन नहीं करती तो कागज कहाँ गया? राज्यपाल। तो इसकी बेइज्जती है, इसलिए कोशिश करते हैं कि ये साइन कर दे। नेक्स्ट देखना, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में, अंडरलाइन कर लो, किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध मतलब रुकावट की स्थिति में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। डबल अंडरलाइन कर लो, यहाँ लिख लो इंपॉर्टेंट। 4 महीने बाद इकट्ठे नहीं बैठाएंगे। क्या देश में इकट्ठे बैठा लिए थे? कितने महीने बाद? 6 महीने बाद, पहली बार में ही 6 महीने बाद। इसके बाद आगे पढ़ना, किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर विधान परिषद को, अंडरलाइन कर लो, कुल 4 महीने, 3 माह प्लस 1 माह, 2 किश्तों में क्यों लिखा? क्योंकि पहले 3 महीने वेट करेंगे फिर दोबारा भेजेंगे 1 महीने के लिए, तक सिर्फ विलंब करने की शक्ति है, रोकने की, मना करने की पावर नहीं है। विलंब मतलब रोकना। विधेयक पर राज्यपाल की अनुमति, जब कोई विधेयक विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्यों में दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब, अंडरलाइन करो, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के सामने अनुमति के लिए रखा जाता है। अब राज्यपाल की देखना शक्तियां, पहली, वो विधेयक पर अनुमति दे सकता है, ये अनुमति रोक सकता है। दूसरा, विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है या विधेयक को सदन या सदनों को पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है। किसमें ये सेफ है? अगर इसको साइन नहीं करने, कह देगा राष्ट्रपति इससे डिस्कस करूंगा, फिर लिमिट नहीं है, 1 साल, 2 साल, 5 साल। नेक्स्ट पढ़ना, किंतु जब राज्य विधानमंडल राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए गए विधेयक को
पुनः राज्यपाल की अनुमति के लिए भेजती है तो अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। इन तीनों में से कब फंसेगा वो? जब वो पुनर्विचार, ऐसी कोई पावर हमने पहले भी पढ़ी है ना, सस्पेंसिव वीटो किसने यूज की थी? एपीजे। तो क्या वो रोक पाए थे क्या? नहीं, ये ऐसी बात है। इसमें किसमें सबसे सेफ खड़ा है ये? कह दे मैंने आरक्षित कर लिया, किससे डिस्कस करूंगा? फिर नहीं कह सकते कि जबरदस्ती साइन कर। धन विधेयक पे आ जाओ। धन विधेयक में पढ़ेंगे क्या क्या होते हैं तो हमें पता ही है। पहला पॉइंट पढ़ लो, कर लगाना, समाप्त करना, कम करना, कर में परिवर्तन करना, कर का नियमन करना, राज्य की संचित निधि, इसको डबल टिक कर लो। ये कौन सा फंड है? कंसोलिडेटेड। कौन सा आर्टिकल था? 266 और 267, 266 लिख लो और 267। आपात निधि, इसको क्या कहते हैं हम? आकस्मिक या आपात निधि, कंटिंजेंसी फंड, उसमें जमा कराना। कंसोलिडेटेड फंड किससे पूछ के खर्च करना है? अगर राज्य में है तो संसद क्यों बताएगी? फिर विधान मंडल से। और ये कंटिंजेंसी फंड राज्यपाल। यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है ना संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड, यहाँ लिखो विधान मंडल की मंजूरी। विधान मंडल यानी विधानसभा प्लस विधान परिषद की मंजूरी से पैसा खर्च होगा कंसोलिडेटेड फंड से, परमिशन से। और कंटिंजेंसी जहाँ लिखा है आपात, यहाँ लिखो राज्यपाल की मंजूरी से। जल्दी पैसा कौन निकालेगा? कंटिंजेंसी या कंसोलिडेटेड? कंटिंजेंसी, उसमें एक आदमी की परमिशन चाहिए, वहां 10 लोगों से परमिशन चाहिए। इसके बाद आगे पढ़ना, अनुच्छेद 202 में राज्य बजट अथवा वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। क्या वार्षिक वित्तीय विवरण देश का भी था कहीं? आर्टिकल 112 लिख लो, यहाँ देश में 112, यहाँ क्या है? 202। देश में 112 बजट संबंधी, 202 राज्य का हो गया ना। अगला टिक करो, धन विधेयक राज्य विधानसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जैसे देश के किसमें थे? लोकसभा। आगे पढ़ो, धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व संस्तुति यानी उसकी प्रायर परमिशन के पश्चात ही प्रस्तुत किया जा सकता है। तो क्या ये मना करेगा साइन करने से? सेम कंडीशन किसकी थी? राष्ट्रपति की। अगला भी टिक करना, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष करता है। सेम बात हमने कहाँ पढ़ी हुई है? आर्टिकल 110 में लिख लो, यहाँ अनुच्छेद 110, एलएस अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष, सब कुछ सेम है, लोकसभा अध्यक्ष। अगला पॉइंट देखना, विधान परिषद के लिए आवश्यक है कि वो धन विधेयक को 14 दिन के अंदर अपनी अनुशंसाओं के साथ विधानसभा को लौटा दे। सेम कंडीशन किसकी थी? राज्यसभा की। यदि विधानसभा, ये काम का इसको अंडरलाइन कर लो, यदि विधानसभा विधान परिषद द्वारा की हुई सिफारिशों के में से किसी को स्वीकार नहीं करती तो विधेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित हुआ समझा जाता है जिस रूप में उसे किसने पारित कर दिया? विधानसभा ने। सबकी समझ में आ गया? ये सारा टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। चलो, राज्यपाल नया टॉपिक है, इसको कल पढ़ेंगे। एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दूं 5 मिनट का, फिर पढ़ा मैं कल दूंगी। जैसे देश में सबसे ताकतवर कौन था, ऐसे राज्य में सबसे ताकतवर कौन है? राज्यपाल। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है, राष्ट्रपति का इलेक्शन का प्रोसेस था, राज्यपाल का आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ। राज्यपाल को सीधे क्या करते हैं? हाँ, राज्यपाल की सीधे नियुक्ति करते हैं। आपके देश में कितने राज्यपाल होने चाहिए कायदे से? 28 प्लस 2, उपराज्यपाल कह लो, राज्यपाल कह लो, हम दोनों को कंसीडर करेंगे। और इस हिसाब से हर एक राज्य के पास एक राज्यपाल है। अगर राज्यपाल है तो ये मान के चलो कि बहुत बड़ी उम्र का होगा, क्योंकि राष्ट्रपति किसी यंग नौजवान लड़के को राज्यपाल नहीं बनाएगा। कई बार ऐसा होता है अचानक से किसी की डेथ हो गई, तो क्या एक राज्यपाल कई सारे राज्य संभाल सकता है? बिल्कुल, 1, 2, 3 कितने भी काम संभाल लेगा। इसकी सैलरी देश की तीसरी बड़ी सैलरी, अगर तुम्हें याद हो, कितनी थी? नहीं, 5 लाख थी, फिर 4 लाख थी, फिर 3.5 लाख थी। इसकी सैलरी कितनी है? 3.5 लाख। अगर 3 स्टेट्स का काम संभालेगा तो वो 3 कहेंगे मैं भी उतने दूंगा जितने दोनों देंगे। तो कहा राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि कितने रुपए कौन देगा। मान लीजिए राज्यपाल था मेघालय का और आदमी एक अचानक से कहीं का गुजर गया सिक्किम का,
और फिर इसको कह दिया भाई तुम पड़ोसी किसी राज्य, मान लो त्रिपुरा का भी काम संभाल लो, तो ये सबसे ज्यादा जो सैलरी लेगा ये मेघालय की लेगा। उसके बाद काम के अकॉर्डिंग डिसीजन किसका चलेगा, राष्ट्रपति का। ये नहीं कह सकते कि मैं इतने रुपए क्यों दूं, इन तीनों का काम कर रहा है, पर मेन इसने शपथ किसकी ले रखी है, तो उस हिसाब से राष्ट्रपति इसके पैसों को डिवाइड करता है। राज्यपाल, ये मान के चलना जिस भी पार्टी की सरकार हो राज्य में उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार है, या मान लो अभी उल्टा कर दे, किसी राज्य में ये वाली कौन सी है, कांग्रेस की सरकार है, और देश में किसकी सरकार है, बीजेपी, तो जितने भी आपके देश में आज राज्यपाल है ना, ये 100% किसके आदमी हैं। अगर कहीं पे कांग्रेस की सरकार है तो 15 दिन की रिपोर्ट में कांग्रेस जो कर रही है ना, अंदर गड़बड़ कर रही है, वो सारी रिपोर्ट कौन दे देगा, राज्यपाल। इसीलिए देश की एक पकड़ होती है, गृह मंत्री की पकड़ होती है, चाहे सरकार किसी की बैठी हो आपके राज्य में, लेकिन आपके राज्य के एक एक चप्पे चप्पे की खबर 15-15 दिन में किसको जाती रहेगी। तो इसलिए राज्य की आंतरिक सारी बातें इस आदमी को पता होती हैं, और यही कारण था कि कश्मीर में कई साल से प्लानिंग करके फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को उनका आर्टिकल खत्म किया। ये मत सोचो ये एक दिन में हुआ, ये 2-2.5 साल से प्लानिंग चल रही थी, 15-15 दिन की सारी रिपोर्ट जा रही थी, वहां फौज पहले तैनात की गई थी ताकि लोग एंटी ना हो। तो गृह मंत्री एक इंपॉर्टेंट आदमी है जो सारी खोज खबर पीएम को देगा, और इसको सारी खोज खबर कौन देगा। इसीलिए जो देश में जो जैसा दिखता है ना कि यहाँ फला राज्य में तो सरकार उनके वो ऐसा कर दे, वो कर नहीं सकते, क्योंकि 15-15 दिन की रिपोर्ट जाएगी, और अगर राज्य संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा तो वहां क्या लगवाया जाएगा, राष्ट्रपति शासन। तो आप ये मान के चलो कि सरकार को दब के रहना पड़ता है अपने राज्य में भी। वो ऐसा नहीं कि गुंडागर्दी करवा दें, उनके खिलाफ कुछ एंटी करवा दें, क्योंकि रिपोर्ट इसके हाथ से लिखी जाती है, और ये उस पार्टी का है जो केंद्र में बैठी है। समझ में आ गया। ये अपनी इसको मान लीजिए नियुक्त कर दिया, ये आके अपनी शपथ लेगा। हर राज्य के राज्यपाल की शपथ अलग होती है, पढ़ना पड़ता है वो कागज। ये शपथ लेगा, जिस राज्य में जाएगा ना वहां के चीफ जस्टिस से। हर राज्य में कोई ना कोई हाई कोर्ट होगा। आपके टोटल देश में 25 हाई कोर्ट हैं, कुछ एक साझे के भी होते हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो हर एक के पास लगभग हाई कोर्ट है। अब जैसे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ का एक है जिसको आप कहते हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, या लोकल भाषा में हम कह देते हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट। नाम उसका हमने रखा है, वैसे असली नाम उसका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है। तो आपके राज्य में अगर राज्यपाल आता है नया, तो वो शपथ चंडीगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेगा। चंडीगढ़ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जब रिटायर होगा ना, 62 साल का होके नया चीफ जस्टिस बनेगा, तो वो दिल्ली से अपना लेटर लाएगा और फिर यहाँ आके उसको वो शपथ लेगा राज्यपाल के सामने। दोनों अपने अपने एरिया के हेड हैं। जैसे न्यायाधीशों में आपके राज्य का मुखिया कौन होगा, जो सीजेआई नहीं कहते इसको, चीफ जस्टिस है आपका पर्सनल अपने राज्य का, इंडिया का नहीं है। ये हुआ आपका न्यायपालिका का प्रमुख, न्यायपालिका जैसे हरियाणा का मान लेते हैं हम। और यहाँ जो बैठा है दूसरा तरफ प्रमुख, वो है राज्यपाल। राज्यपाल अपनी शपथ किसके सामने लेगा, और चीफ जस्टिस राज्यपाल के, दोनों की ये सेम वही पोजीशन हो गई। याद करो, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति, ये इससे सलाह मांगता था ना, और ये इसको सलाह मर्जी से देता भी था और नहीं भी। उसी तरह का रिश्ता राज्य में भी है। सबकी समझ में आ गया ये? ठीक है, इसको कल पढ़ेंगे डिटेल से।